जो बायसिंग के नेटवर्क है वो चार हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ये हमारा कॉमन एमिटर या बेसिक वो हो गया। दूसरा है इंश्योरिंग वीसी नॉट फॉलिंग बिलो 0.5 फॉर जीई एंड 1 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। जी का मिनिमम 0.3 वोल्टेज होता है तो हम उससे ज्यादा ही रखेंगे। सिलिकॉन का जो इनपुट वोल्टेज है, मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो 0.7 है तो हम उससे ज्यादा ही रखेंगे, तो 1 रखा हुआ है इधर। इंश्योरिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, और हमने इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बायसिंग की मेंटेन करने के लिए, ये 3 पॉइंट है हमारे पास है। अब हमारे पास बेटा हम थर्मल स्टेबिलिटी, बेटा आप सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है, इक्वेशन इसमें बच जाए कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसका ताल्लुक टेम्परेचर से है या फिर हम ट्रांजिस्टर को ही रिप्लेस कर रहे हैं। अब वेरियस बायसिंग सर्किट्स, फिक्स बायसिंग सर्किट है और फिक्स बायसिंग विद एमिटर सर्किट है और एमिटर रेजिस्टर है। ये बेटा खुद ही आपको चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट है और पोटेंशियल डिवाइडर यानी कि वोल्टेज डिवाइडर। इसकी बेटा पिछली प्रेजेंटेशन मैंने जो ये आपको दी थी उसमें मैंने वोल्टेज डिवाइडर का जिक्र किया था और ये एमिटर बायस था। ये सर्किट हमारे पास वही एमिटर बायस सर्किट है और अभी तक उसी की एनालिसिस चल रही है। ये देखे ना बेसिक सर्किट है ना, ये आपको उसी प्रेजेंटेशन में सर्किट नजर आ रहा है ट्रांजिस्टर का सिंबल। जी सर। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, इसमें दो वोल्टेजेस हैं, वीवी और वीसीसी। इधर वीवी नहीं है हमारे पास, वीवी इसमें है। इसमें आपको वीबीबी नजर आ रहा है 5 वोल्ट, उसमें नहीं है। तो ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन है, एक जगह आपने एक चीज हटानी है दूसरी चीज हटानी है कि उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर आप मेंटेन कर सके और करें। अब बेटा इसमें हम ये जो चार हमने भी चीजें लिखी हैं, इन्हीं के बेटा इर्द गिर्द हमारी पूरी वर्किंग इसमें चल रही है। हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, वो हम अभी नेक्स्ट में करेंगे, जो कि फील्ड इफेक्ट रजिस्टर है, एफटी को बोलते हैं। वो हम बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे कि वो भी यही चीज है। थोड़े से उसमें वेरिएशन है, कहीं कैपेसिटर गया, कहीं रजिस्टर लग गया, कहीं फीडबैक क्या, इस तरह करके बेटा वेरिएशन करके हम अब ये टेस्ट है। अब ये सर्किट आपको जहन में याद रखना है कि ये हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट है। इस पे हमने जो कलेक्टर वोल्टेज है 15 दिया हुआ है और बोस बेस वोल्टेज भी हमारा 15 है। तो जब यहां से और यहाँ पे 200 के रेजिस्टेंस है आरबी की, आरसी जस्ट 1 ओम है, 1 किलो सॉरी, तो वो 2 से ज्यादा है। तो आईबी ना होने तो कम होगा बहुत, यहाँ पे आईबी को हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें करंट है वो ये कलेक्टर से मीटर की तरफ बेटा फ्लो करेगा। इसके इन बेटा सर्किट्स को आपने याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बनाने की। आपसे मैं पूछूंगा कि किसका कौन सा सर्किट है। और एक खास इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा कि अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स लॉ थ्रू बेस सर्किट। बेस सर्किट अगेन आई रिपीट, बेस सर्किट यानी कि इस तरफ, बेस की तरफ हमें क्या क्या मिल रहा है। लेकिन राइट, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो टोटल वोल्टेज हम इसमें VCC आ रहा है, जो यहाँ पे आपको एक गिवन वह किसके है, जो VB का वोल्टेज जो इस तरफ हमारे पास लाइन में है 15 वोल्टेज आपको नजर आ रहा है, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा इस रजिस्टर पे हो रहा है, क्योंकि तो कोई रजिस्टर है ही नहीं एमीटर के साथ। एमीटर के साथ तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। रजिस्टर होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। इसी वजह से IB और RB क्या है, ये वो वोल्टेज है जो VB हमें दे रहा है। असल में IB RB VB के बराबर, तो हमारा जो VCC जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो बराबर है VBE के, जो बेस और उसके एमिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, दूसरा जो रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है। दैट्स इट। ये बेटा इसकी इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन समझनी है कि जहां रहा है तो हमारा कितना करंट वहां पे ड्रॉप हो रहा है और कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है।
वोल्ट हम अभी क्या कर रहे हैं, बेस बताऊं, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बेटा, अभी आपको दूसरी ये ऑरेंज कलर की प्रेजेंटेशन नजर आ रही है बेटा? बेटा नजर आ रही है सर्किट अभी नया? जी सर। हाँ बेटा, ये है वोल्टेज डिवाइडर, जो कि इसमें भी है। इसमें भी वोल्टेज डिवाइडर का जिक्र कर रहा है कि पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर, ये वही वोल्टेज डिवाइडर हम जहाँ पे भी पढ़कर आए, इसको देख कर आए कि भाई हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर है। लेकिन इसमें जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसमें दो सर्किट्स बने हुए हैं। एक हमारा है, अगर आप इसकी बेटा ये देखें सर, यहाँ पर, हाँ, चौथी लाइन में बेस करंट आई बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी सर्किट में कलेक्टर करंट, यानी ऊपर के एरिया को ये सेपरेट कैलकुलेट कर रहा है और नीचे के एरिया को सेपरेट कलेक्ट कर रहा है। और उसका हमें अंदाजा भी है अभी, वो कैसे होता है मैं आपको फौरन अभी बेटा बताता हूँ। कि जब वो बेस करंट की बात कर रहा है तो आई बी, आर बी वन, ठीक है, और आई वन की का जिक्र कर रहा है। और आई वन क्या है, जो कलेक्टर करंट है। ये आप उसको बेटा जब पढ़ें, ग्राफ अपनी सर्किट्स कॉपी पे बनाएं, उनकी पूरी लेबलिंग करें, उनकी थोड़ी सी वजाहत लिखें कि इसमें क्या क्या, कौन कौन सी सिंबल्स आपको इस तरह आराम से याद होंगे। तो मैं आपको बेटा एक सिर्फ निशानदेही करना चाह रहा था। इसने बेस करंट को यहाँ पे अलग कैलकुलेट किया, फिर उसी ने ये जो कलेक्टर कलेक्टर जो वो बराबर जो वोल्टेज होगा प्लस में आई बी और आर बी वैल्यू है, थर्मल स्टेबिलिटी, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। To shift the operating point anywhere in the active region by merely changing the base resistor, हम सिर्फ बेस रजिस्टर को चेंज करके क्यू पॉइंट को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन इसके नुकसान बहुत है। द कलेक्टर करंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, आईसी कांस्टेंट नहीं रहता इसमें, with variation in temperature or power supply voltage, therefore the operating point is unstable। ये जो हमारे पास पहला क्या था, फिक्स्ड बायस सर्किट, उस पे ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि आईसी करंट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। और when the transistor is replaced, और जब ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस करते हैं with another one, considerable change in beta value can be expected। तो बीटा की वैल्यू, जो कि ट्रांजिस्टर को चेंज करने से उसका असर पड़ता है, बीटा यानी कि गेन वैल्यू, वो कितना टाइम बढ़ाएगा सिग्नल को, उस पे फर्क पड़ता है। फॉर स्मॉल ट्रांजिस्टर with relatively high value beta, this configuration will be prone to thermal runaway। और इनको जो छोटे ट्रांजिस्टर हैं, इनमें जब हम इसको बीटा की वैल्यू 100 से 200 तक की बोलेंगे तो ये फौरन गर्म हो जाएगा। तो इसमें ये पूरा अनस्टेबल है। इसकी बेटा आप लोग यूजेज आपके एग्जाम में लाजमी है आपके, डेफिनेशन और शॉर्ट नोट्स के तौर पे। अब इसे क्या किया, बायस विथ एमिटर रजिस्टर, अब वही सर्किट है। जरा इस सर्किट को ध्यान में रखें, ठीक है। या मैं ऐसा करता हूं बेटे कि एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड।
एक छोटा एक किया इसमें कि पावर पॉइंट पे दोनों सर्किट को चीजें समझाने में मुश्किल होगी। अब इसमें देखिए बेटा इसने क्या किया। देखिए बेटा ये असल में जो है ये वही है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों एक ही चीज है। 15 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक है। इसने क्या किया है, फिक्स बायस सर्किट इज मॉडिफाइड। फिक्स बायस सर्किट को हम मॉडिफाई करते हैं कैसे। हम उस सर्किट को बाय अटैचिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टर जो हमने यहां पर लगाया to the emitter. This resistor introduces negative feedback that stabilizes the Q point. Remember that. अब सिर्फ फिक्स बायस अच्छा है लेकिन वो उस पे कम बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेरिट्स क्या है कि वो अनस्टेबल है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। बीटा की वैल्यू अगर वेरी करे या ट्रांजिस्टर चेंज किया जाए या वोल्टेज चेंज किया जाए तो उसका क्यू पॉइंट पूरा डिस्टर्ब। लेकिन इसमें हम एमिटर के बाद एक रजिस्टर लगाते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है दैट स्टेबलाइजेस द क्यू पॉइंट। इसकी वजह से ये फिनोमिना जनरेट होता है। कौन सा? नेगेटिव फीडबैक। यानी वो वापस उसको बता रहा होता है कि वाकई वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑटोमेटिकली उसको पता चलता है कि क्यू पॉइंट जो है वो आप कहाँ पे कैसे उसको एडजस्ट करें। इसकी बेटा एग्जाम्पल मुझे कोई देगा? जी बेटा। बेटा आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो बेटा आवाज आ रही है? फिर आप लोग सारे सोच जाते हैं। आ रही है आवाज सर, आवाज आ रही है। तो बेटा कोई एग्जाम्पल मुझे देना। एनी एग्जाम्पल फ्रॉम एनीवन? हाँ सर। बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक मैकेनिकल एग्जांपल देता हूँ, किचन की एग्जांपल। जब आप दूध को गर्म करते हैं, जो कच्चा कच्चा भी आता है ताजा ताजा बाड़े से, तो वहां पे ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। जी बेटा। बेटा जवाब तो दे कोई। अरे एक बार दोबारा पूछें, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जब आप दूध मिल्क गर्म करने के लिए रखते हैं तो वहां पे ऑब्जर्व करना जरूरी होता है, खड़ा होना जरूरी होता है। जी यस जरूरी सर। सर, वो जी बोल के सर। बाहर आ जाएगा। तो आप फौरन क्या करते हो? हीट को
हीट देना बंद करते हैं। तो बेटा बंद कर देते हैं। आपको कैसे पता चला वो? ऑब्जर्व करने से पता चला। किसने ऑब्जर्व किया? कौन से सेंसर ने ऑब्जर्व किया बेटा? आंखों ने। एग्जैक्टली exactly. लेकिन आपने कम वही किया, वीसीसी, जो कि पहले इनपुट दिया हुआ था। तो ये समझ लें कि जो आपका आंखों ने देखा है, आंखों देखा हाल, जो आपने दूध को उबलते देखा, ये नेगेटिव फीडबैक था कि यार ये ज्यादा हो रहा है, इसको नेगेटिव करो, कम करो। आपने कम किया ना, यानी कि नेगेटिव, बढ़ाया नहीं। आपने एक आग पे या एक आंच पे उसको रख दिया। अब आप इंतजार करते हो कि पहले उसका टेम्परेचर राइज हो। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है मिल्क की, डिपेंड करता है अगेन क्वांटिटी पे। तो सिग्नल की भी क्वांटिटी होती है कि उसको कितना एम्पलीफाई करना है, उसका गेन कितना होगा। अगर आप हल्की आंच पे रख दो तो पूरा दिन पकता रहेगा, वो कभी उबलेगा ही नहीं, गर्म हो जाएगा, बच जाएगा दूध फटने से या खराब होने से। लेकिन वो तो ये बेटा आपने आंखों से देखा और फौरन इनपुट अप्लाई किया, उस आग को कम किया, नेगेट किया, नेगेटिव फीडबैक। तो ये काम जाके आपका ये रजिस्टर कर रहा है, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। तो बेटा इस सर्किट में और इस सर्किट में, इस वाले में, उसमें सिर्फ फर्क क्या है, जो वीसीसी है वो वही वैसा ही वैसा है, वीसीसी इधर दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, वही जो है वो अपना ग्राउंड किया हुआ है इसको, दैट्स इट। तभी इसमें से करंट फ्लो भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर आ गया तो करंट भी फ्लो कर रहा है। तो अब ये चीजें आपको क्लेरिफाई करना जरूरी है आस्ते आस्ते, कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। मैं बेटा दोबारा प्रेजेंटेशन पे आ गया हूँ। तो नेगेटिव फीडबैक से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं क्यू पॉइंट को। ठीक है, इस आर ई लगाने से ये फायदा होता है। The circuit has the tendency to stabilize operating point against changes in temperature and B value, जबकि फिक्स्ड बायस में नहीं होता, इसमें होता है। इसके बेटा ये डिमेरिट्स हैं कि अगर हम बीटा की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं किसी भी गिवन ट्रांजिस्टर के लिए, तो दिस रिलेशन कैन बी सेटिस्फाइड आइदर बाय कीपिंग आर ई वैल्यू वेरी लार्ज, आर ई एमिटर की रेजिस्टेंस को हम बढ़ा दें, और मेकिंग आर बी वेरी लो, या फिर आर बी को बहुत कम कर दें। अगर आर ई राज होगा तो आ, उसके लिए हमें वीसीसी ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे अगर, वोल्टेज भी बढ़ेगा। दिस इंक्रीज कॉस्ट एज वेल एज प्रिकॉशन नेसेसरी व्हाइल हैंडलिंग। तो इससे बेटा कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और हमें जो है इसमें भी कुछ फायदे मिलते हैं जो पिछले से बेहतर है, लेकिन अभी भी इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसमें भी लूप होल्स हैं, इसमें भी कमी बेशी है। अब हमने तीसरा किया, कलेक्टर टू बेस बायस्ड सर्किट। तो बेटा कोशिश करता हूं कि इस सर्किट को भी बराबर में रख लूं, ताकि तीनों सर्किट सामने हो तो आपको अंदाजा हो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। हाँ, बल्कि ये टेक्निक ज्यादा अच्छी है, तीनों मुख्तलिफ जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको सामने रख के हम क्लियरली समझ सकते हैं कि भाई क्लियरली सर्किट्स में फर्क क्या है।
अब बेटा तीनों सर्किट आपके सामने, पहला फिक्स बायस था, दूसरा फिक्स बायस विद एमिटर रेजिस्टर, तीसरा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसमें आपने देखा है बेटा कि हमने जो बेस का रजिस्टर है उसकी लाइन डायरेक्ट जाके कलेक्टर से कनेक्ट कर दी है। मैं बेटा थोड़ा इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि अल्फाज इसके क्लियर हमें नजर आ जाए। अब ये हिलेगा नहीं, एनीवे छोड़ दो। दिस कॉन्फ़िगरेशन एम्प्लॉयज negative feedback to prevent thermal runaway and stabilize operating point. In this form of biasing, the base resistor RF is connected to the collector instead of connecting it to the DC source. यानी अब DC source अब अप्लाई नहीं करते, हम सीधा जो है इसको कलेक्टर के साथ जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी अगर थर्मल रनवे will induce a voltage drop across the RC resistor that will throttle the transistor base current. अब बेटा अब वोल्टेज बेस करंट को नहीं, यानी आईबी को ऑपरेट नहीं कर रहा है। जो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आरसी में वो वोल्टेज जा रहा है बेस में। पहले हम अलग से वीबीबी दे रहे थे या वीसीसी डायरेक्ट दे रहे थे, लेकिन वीसीसी देने के बाद जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज आरसी के बाद वो वोल्टेज जा रहा है बेस पर। तो हमने अब सिर्फ एक वोल्टेज को कंट्रोल करना है, दैट इज वीसीसी, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। आई बेटा बात समझ में? और जारी बात है दूसरा हमारा वोल्टेज ड्रॉप वीबी भी होगा, जब वो बेस और एमिटर से गुजरेगा तो वहां पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बेटा ये कहने का मकसद है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में क्या फर्क है। यहाँ पे वोल्टेज हम वीसी को दे रहे थे, वीसीसी को, और 15 वोल्ट वीबीबी को। इधर सिर्फ हम वीसीसी दे रहे थे और वो इधर, और दोनों तरफ हम सेम सप्लाई कर रहे हैं। हम एक ना हमने वीसीसी अलग रखा हुआ है ये, लेकिन बेस करंट को इधर जाने के बजाय, अलग से वोल्टेज देने के बजाय, हम इसको यहां से सीधा कलेक्टर में फिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वीसीसी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वीसीई। अब ये वोल्टेज जो है ये जाएगा बेस की तरफ, तो जो वीसीसी सारी बातें ज्यादा ही होगा, वीसीसी विल बी ग्रेटर देन वीसीई, क्योंकि वीसी तो ड्रॉप होने के बाद हमारे पास आएगा ना। ठीक है, तो बेटा इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम जो बीटा की वैल्यू को भी सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहले केस में क्या किया, इस तरह करके थर्मली हमने कैलकुलेट किया। दूसरे केस में हमने थर्मल भी कैलकुलेट कर लिया, और अगर ट्रांजिस्टर हम कोई दूसरा चेंज करते हैं या बीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो इसको भी कवर कर लेगा। इधर खाली टेम्परेचर था हमारे पास, इधर टेम्परेचर और बीटा दोनों हमने स्टेबल करने की हमारे अंदर सलाहियत आ गई है। तो ये बेटा मेन तीनों का फर्क है। उसके बाद बेटा ये इसकी कैलकुलेशन है। अब अगर आप देखें, ये मैं दोबारा आपको बेटा इधर लेके जा रहा हूं। देखिए ये हम बात दोबारा बेस कलेक्टर की बात कर रहे हैं। टोटल वोल्टेज जो खाली वीसीसी है, जबकि आप याद होगा इधर इस इक्वेशन में क्या था, इस फिगर में वीबी अलग दे रहे हैं तो वीबी अलग, बेस अलग मालूम कर रहे हैं, वीई अलग दे रहे हैं तो वीई अलग मालूम कर रहे हैं, वीसी अलग दे रहे हैं तो वो अलग मालूम कर रहे हैं, क्योंकि 3 वोल्टेज हमने इनपुट सप्लाई दिए हुए हैं। जबकि इस केस में हमने एक ही वोल्टेज दिया हुआ है, सर्किट हमें बता रहा है कि सिर्फ एक वोल्टेज है, तो हम वीसी देखेंगे जो कि वीबी है, ड्रॉप होगा बेस एमिटर पे,
IBRF होगा जो बेस के रजिस्टर पे होगा, और फिर IB और प्लस IC, क्योंकि हमारे पास कलेक्टर पे भी तो ड्रॉप हो रहा है ना बेटा, तो वो दोनों यहाँ पे बेटा हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेज का सम जो है, जो VCC ड्रॉप कर रहा है, वो सारा हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो ये बेटा इस पे भी हमने KVL अप्लाई किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ये अब क्या कर रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड बीटा दोनों, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, ये दोनों को हैंडल करेगा। इसके भी अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, इसके भी यूजेज है बेटा, ये सब करंट, फिर हमने फिक्स के साथ एमिटर कलेक्ट किया, फिर कलेक्टर टू बेस बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायसिंग। अब क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट एमिटर, और इधर हम दो रजिस्टर, इधर भी इनपुट डिवाइडर यानी वोल्टेज डिवाइडर। तो अब ये थोड़ा सा सर्किट वही, ट्रांजिस्टर का सिंबल वही है, लेकिन सिर्फ हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ, मुख्तलिफ इनपुट के साथ, कहीं हम जो बेस का रजिस्टर है उसको डायरेक्ट कलेक्टर के साथ ऐड कर रहे हैं, कहीं बेस को हम सेपरेट वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पर VCC सेम है जो बेस। अब इसमें हमारे पास जो होंगे दो चीजें बेटा होंगी इसमें, इसमें बेस सर्किट अलग होगा और कलेक्टर सर्किट अलग होगा। तो हम दोनों के वोल्टेज निकालेंगे। इसमें अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई किया तो ये पूरी बेटा हमारे पास V जो टोटल है या थ्योरेटिकल है, वो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ रही है। यहाँ पर आप देखें कि ये इस में ये सेल्फ बायस रजिस्टर है, और यहां पर हम जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये बेटा मुझे अब अंदाजा है कि आप पढ़ा नहीं हो, फिर लाजमी है मुझे कभी टाइम मिले तो मैं बुक्स के वो चैप्टर आपको दिखाऊं कि ये यही चीजें हैं जो दोबारा आपको यहाँ पे मुझे पढ़ानी पड़ी, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चीजें होनी चाहिए थी, आपको समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। तो बेटा ये थेवेनिन रूल जो है वो हम अप्लाई करके जो थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे, ताकि ये हमें आखिर में बता रहा है इधर कि थेवेनिन का इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा, और ये सेल्फ बायस रजिस्टर जो RE लगा हुआ है ये खुद ही सेल्फ बायस कर रहा है, खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो बेटा ये पोटेंशियल डिवाइडर, और इसकी मदद से हम बेटा आराम से अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चारों सर्किट में डिफरेंस क्या थे, और हम किस तरह स्टेबिलिटी को और टेम्परेचर की मदद से या वोल्टेज, तो बेटा इस चीजों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना। ये स्लाइड मैंने आपको भेज दी है, इसका जो स्लाइड का नाम है वो ट्रांजिस्टर बायसिंग 2 है, 1 और 3 भी मैंने आपको भेज दी है। अब इसको अच्छे तरीके से रिव्यू करें, जब तक आप सर्किट खुद ड्रॉ नहीं करेंगे, खुद कैलकुलेशन नहीं करेंगे बेटा, कोई आपको नहीं समझा सकेगा इसके बगैर। तो बेटा फिर अपना बस आप लोग ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मैं बेटा अभी बस क्लास को जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो आप लोगों का? नो सर। बेटा इनको पढ़ें, आपके एग्जाम जो है फौरी तौर पे होंगे, देर आपको ये मौका नहीं मिलेगा कुछ अलग अलग से याद करने का। तो अभी से जितनी स्लाइड्स मैंने भेजी हैं उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। बाकी टीचरों के भी सब्जेक्ट है उनको भी, सब एक साथ नहीं हो सकेंगे आपसे, और रट्टे तो लगा लेंगे लेकिन समझ के नहीं आएंगे वो कभी भी, और रट्टों से काम नहीं होता है, उसमें भी काफी गलतियां करते हैं आप लोग। ओके सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, हमारे नेक्स्ट क्लास फिर जुम्मे को है ना इंशाल्लाह। यस सर।
मिलने बेटा, फिर इंशाल्लाह जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर हमदान हमदान जी भाई, जी भाई बोलो। यार वो पेपरों का क्या सीन है? यार हम तो ईद की तैयारी कर रहे हैं भाई। जो बात है अभी मतलब कि आप क्या कर रहे हो? अभी क्लासेस तैयारी भी